न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं बेटा, then we'll try to start with your next topic in the tomorrow session of your class. तो आज हम लोग कंप्लीट ड्यूअल नेचर के मैक्सिमम जितने प्रॉब्लम्स हो सके उतने प्रॉब्लम्स करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है? चलो चलो So the first problem, which of the following has the highest work function? Platinum, silver, lead, potassium. Why only platinum, beta? Why not silver, lead and potassium? It has highest mu naught value, Highest threshold frequency value. threshold frequency population. Alkali metals. The best example for this one is nothing but a pure platinum. Very good. Next one. The work function of a metal depends on nature of metal, condition of the surface, mass of the metal, geometrical shape of the metal. Nature of the metal. The work function of a metal depends upon. Nature of the metal. No doubt it depends upon the nature of your material, and also it depends upon what beta? Conditions of your surface. So best option in दोनों के अंदर क्या हो जाएगा? Nature of your metal. ये भी correct होगा बेटा, लेकिन बेस्ट कौन सा होगा? नेचर ऑफ मेटल अपने को आंसर लिख लेना। तो नेक्स्ट वाला तो आता ही होगा। द फिनोमिनन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज बीन डिस्कवर्ड बाय Einstein. Phenomenon of photoelectric was discovered by Millikan. Planck. None of this है। फिनोमिना जो है ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट किया था पहले, इट वाज योर हर्ट्ज। समझ में आ रहा है? आइंस्टीन उसके बाद पढ़ा उसके लिए, तो इट वाज योर हेनरिक हर्ट्ज। सो डी इज योर आंसर। तो कितना खतरनाक था क्वेश्चन, खाली इसलिए 4 बार आराम से चले जाते अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो। अरे एफएमसी में आ भी गया क्वेश्चन है। देखो एफएमसी में 1998 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन, नियाना बोल के भी नहीं, मेडिकल में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसा है क्वेश्चन। Who discovered photoelectric effect? बेटा Who discovered photoelectric effect? that's what I'm telling ना, photoelectric effect was being discovered by your Henrik Hertz. Einstein explained the photoelectric. हाँ, he explained it. उसको बाद में उसको स्टडी किया हुआ था, डिस्कवर्ड किया था हर्ट्स, हेनरिच हर्ट्स। ठीक है, चलो। Which among the following is highly photosensitive? Cesium, zinc, aluminium, magnesium. Cesium. All the alkali metals are highly photosensitive, beta. All the alkali metals, yani cesium is only the alkali metal here right now. So A is your answer. Next one. When a photon travels from the rarer to denser medium, its frequency Remains same. Decrease. photon travels from the rarer medium to denser medium, its frequency कब चेंज होता है बेटा? मैंने कल के क्लास में भी बताया था, अपने को सोर्स कौन है? सन है। अगर सन चेंज करे तो ही फ्रीक्वेंसी चेंज होती। अब यहाँ पर क्या बोल रहा? फोटोन एक मीडियम से और एक मीडियम में जा रहा, तो फोटोन तो चेंज नहीं हो रहा ना, फोटोन चेंज हो रहा क्या? हाँ, इट रिमेन सेम। देखो कितना ये भी खतरनाक क्वेश्चन है, आराम से 4 मार्क जाने के क्वेश्चन ही। पूरा चैप्टर पढ़ के जाते आता ऐसा क्वेश्चन तो सीधा मार्क क्या क्या? फोटोन, मैंने क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी? अगर सोर्स चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अगर सोर्स चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फोटोन कहाँ जा रहा? फोटोन ए घर में से बी के घर में जा रहा। सो फोटोन यहाँ पर था, अभी फोटोन यहीं पर है, तो फोटोन तो चेंज नहीं हो रहा है ना बेटा। अगर फोटोन चेंज नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। Sir, what about wavelength, sir? Wavelength will change. अगर वेवलेंथ चेंज हो रही है तो स्पीड चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगा? अगर ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो चेंज होगा। मान के चलो यहाँ पर अपने को सन था सोर्स,
सन के जगह कुछ और ले लिया तो जब अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, विजिबल रेज का रेडिएशन चेंज होंगे, जब तक अपना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। वेवलेंथ चेंज होने की वजह से क्या क्या चेंज हो जाएंगे, स्पीड भी चेंज होगी। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, स्पीड विल बी चेंजिंग। ठीक है, Yes, चलो। sir. in a photon particle collision, only kinetic energy is conserved, potential energy is conserved, only momentum is conserved, total energy and total momentum are conserved. Very good question, beta. In a photon particle collision, only kinetic energy is conserved, potential energy is conserved, momentum is conserved, total energy and total momentum are conserved. बोलो। Only kinetic energy. Total No, beta. energy and total फोटोन और एक पार्टिकल कोलिजन हो रहा है। पार्टिकल मतलब क्या, only इलेक्ट्रॉन। momentum. फोटोन पार्टिकल मतलब क्या है, फोटोन पार्टिकल मतलब फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन में टोटल एनर्जी भी चेंज होगी, मोमेंटम भी चेंज होगी, क्योंकि मास है ना बेटा फोटोन के लिए। सो m इंटू वी, मोमेंटम तो चेंज हो जाएगा ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी वैसे वैसा मोमेंटम चेंज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर। तो जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, mg इंटू h, g कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट रहेगा। सो आंसर इज राइट नाउ, टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम आर बीन कंजर्व। ठीक है, टोटल एनर्जी मतलब बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व। इज इट क्लियर? एक बार बोलो। Sir, in momentum, mass is also included, no, sir? मोमेंटम Momentum में mass भी included है ना, और potential energy में क्या भी बोल रहे mass included है. मोमेंटम इज नथिंग बट m इंटू v ना बेटा। मास Yes, अगर sir. कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। मान के चलो 5 मीटर है, 10 मीटर है, 20 मीटर है, तो मोमेंटम चेंज होते जाएगा ना। अब जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का मास एवरी टाइम कांस्टेंट है। चाहे मान के चलो मैं 70 किलो का हूँ, लेकिन मैंने कभी 5 मीटर से मूव किया, कभी 10 मीटर से मूव किया, कभी 20 मीटर पे मूव किया, तो मोमेंटम तो कंजर्व हो रहा है ना। मोमेंटम चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट रह रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना। और Yes, मास sir. ऑफ द फोटोन क्या है, फोटोन के लिए रेस्ट मास 0 है। So anything changing velocity if you are multiplying with 0, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना। तो मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन मास ऑफ द फोटोन चेंज नहीं हो रहा है, इट इज 0। सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। पोटेंशियल एनर्जी में भी मास, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0, वो भी नहीं हो रहा, इसलिए टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ ऑफ देम आर कंजर्व्ड। इज इट क्लियर? Yes, sir. Next one. In a photon particle collision, the number of photons is always conserved in a collision, is never conserved in a collision, may or may not be conserved in a collision, none of the above. Question देख लो फिर से एक बार जल्दी से। In Sir, a what photon actually particle collision, collision the means? number of photons सर वो प्रोटॉन पार्टिकल कोलिजन में क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। Option A, sir, is always conserved आप in लोग a की वॉइस नहीं आ रही बेटा, मेरे को कुछ हुआ क्या? Just let me check out. हेलो, मेरी आवाज आ रही बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों की आवाज बहुत कम आ रही मुझे, क्यों पता नहीं। ठीक है चलो। इन ए फोटोन पार्टिकल कोलिजन द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, जल्दी से बताओ। So option A, sir, is always ऑलवेज कंजर्व्ड इन ए कोलिजन, इज नेवर कंजर्व्ड इन ए कोलिजन, और उसके बाद उसने बोला मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड इन ए कोलिजन, नन ऑफ द अबव। देखो फोटोन क्या है, कभी कभी ऑब्जर्व होता है कोलिजन की वजह से, कभी कभी रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। कोई परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी पे डाले तो जितना डाला उतना रिटर्न आएगा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे डाले जितना भी डालो वो ऑब्जर्व करते जाएगा। तो इट मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड इन ए कोलिजन। Sir, फोटोन what कभी भी ऑब्जर्व actually भी हो सकता conserved है, means, sir? रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस पे पड़ रहा है। अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे पड़ा तो जितना भी रेडिएशन डालो वो ऑब्जर्व होते जाएगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होंगे कि नहीं होंगे। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा तो जितने उसके ऊपर डाले उतने फिर वापस आ जाएंगे, है कि नहीं। So the number of photons may not be conserved in a collision beta. The photon may be observed by some body or a new photon may also be created during the collision. जब collision हो जाएगा तो new photon भी create होने के chances होते हैं, तो
यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ योर फोटॉन्स जो है ना कंजर्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. सो द बेस्ट ऑप्शन आई कैन राइट हियर इज दिस, इट मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड इन ए कोलिजन. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir, आवाज आ रही. The linear momentum of a photon is, H the by linear lambda. momentum of a lambda. photon is, symbols H have their lambda. usual meanings. H lambda. H lambda. H by lambda. Sir, आवाज आ रही H sir. by lambda. हाँ जी, Next हाँ one. The rest mass of the photon is, Zero. the rest mass of the photon is, Zero. मैं इसे Zero. repeat कर लेते बैठता हूँ लोगों को. Okay. The rest mass of the photon is कितना बेटा? Zero. Zero. Photon cannot exist at the rest beta. Photon कभी कब exist होगा? When it is been moving. When it is been moving. तो 9th one के लिए आंसर क्या लिख दूं मैं? Zero. Next one. If the symbols have their usual meaning, the equivalent mass of the photon is how much? H by What is the mass of the photon? H mu by C square. by C. Atif? Just a minute. आप लोग करते रहो, 10, 11, 12, 13 करो. देखो जल्दी 2 मिनट. Atif? D. D. Plus so. अभी ऑडिबल है बेटा मेरी वॉइस? जी सर. हाँ Yes, sir. ठीक है, चलो अभी क्लियर है मेरी भी. चलो 10th वन आया किसी को? Fourth option. Fourth option. Option D. ऑप्शन Yes, डी, sir. वेरी गुड. ऑप्शन डी वेरी गुड. कैसा है बेटा? E इज इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर है. E इज इक्वल्स टू h न्यू लिख सकता हूँ. दैट इज इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर. तो मास हो गया m इज इक्वल्स टू h इंटू न्यू डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. C square. आजू बाजू का आप लोग म्यूट कर लो बेटा, आप लोग के वॉइसेस बहुत आ रहे हैं, फिर रिकॉर्डिंग में चले जाता हो. 11th one. For a photosensitive surface, work function is 3.3 into 10 to the power of minus 19 joule. Taking the Planck's constant to be 6.6 into 10 to the power of minus 34 joules, the threshold frequency is how much? 5 into 10 power 14. 14. आया? Very good. Yes, sir. करने की जरूरत नहीं है ना. No, sir. No, sir. Threshold frequency is equals to work function divided by h. इसकी वैल्यूज डाल दो, आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा जल्दी से. तो कितना है आंसर ये बेसिकली? 12th वन, 11th वन था ना ये? सॉरी, 14. 5 into 10 to the power of 14. 5 into 10 to the power of 14. ठीक है, नेक्स्ट वन. The work function of the cesium is 2.14 electron volt. What is the threshold frequency? वर्क फंक्शन दे रखा है 2.14 electron volt. What is the work function threshold frequency? वर्क थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना है बेटा? न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय h. 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है मेरे पास, डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बेटा? 6.6 into 10 to the power of minus 34. ये हो गया जॉल सेकेंड. तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2.14 into this is 1.6 into 10 to the power of minus 19 joule divided by ये हो जाएगा 6.6 into 10 to the power of minus 34 जॉल सेकेंड. ठीक है ना? तो देखो कितना आ रहा. पावर में बताओ पहले.
तो ये बन रहा है मेरे को 2.14 इंटू योर 1.6 डिवाइडेड बाई 6.6। तो ये पावर कितना है बेटा यहाँ पर? 10 पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 34। फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट्स हो जाएगा हर्ट्स। क्या ऑप्शन हो रहा है? 5 into या 5 इंटू, ये पावर कितना आ रहा है पूरा? 15 माइनस 19 10 टू द पावर ऑफ 34 कितना आ रहा? 15 10 टू द पावर ऑफ 15 हर्ट्ज। ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 5 आ रही है एग्जैक्टली या कुछ और आ रही है? इसका वैल्यू 5.09 5.09 आ रहा। ऑप्शन है ये देखो, 12th वन 5 पॉइंट मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, isn't it? None of the above। ठीक है, 12th वन के लिए आंसर क्या लिख सकता हूँ मैं? None of the above। 4.4 नहीं कैसे लिखोगे? उतना नजदीक में कहाँ जाओगे? 5.16 के ऊपर आया ना बेटा, जी सर। तो none of these है ना, तो none of these हो जाएगा। सर एक बार फिर से कैलकुलेशन करते सर। देख लो एक बार जल्दी से। 2.14 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.6, पावर बराबर है -13 प्लस 34। तो सर 5. तो नन ऑफ द अबव लिख लेना, ठीक है, नन ऑफ द अबव ये। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में अबाउ what is the wavelength of the incident light if the photoelectric current is brought to be zero by stopping potential of 0.60 electron volt। क्या पूछ रहा है? what is the wavelength पूछ रहा है। तो wavelength is how much if the photoelectric current is been brought to zero by a stopping potential of 0.60 electron volt। ऊपर में तो मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई, कितनी आ गई मेरे पास? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 5। 5 मैं 5 into 10 to the power of 4। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये 13th वन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? चार्ज इनटू योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एनर्जी आप लिख रहे हैं इंस्टेंट का, तो E इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस ऑफ योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पूछ रहा क्या प्रॉब्लम ने? वेवलेंथ, यानी मैं इसको एनर्जी को कैसे लिख सकता हूँ मैं? HC बाई योर लैम्डा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो वर्क फंक्शन हो जाएगा, और ये काइनेटिक एनर्जी को मैं E इंटू वी नॉट में लिख लूंगा। सो लैम्डा की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? देख लो। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू योर, लैम्डा विल बी इक्वल टू योर, तो ये आ जाएगा मेरे, अनम्यूट कर लो बेटा, आप लोग म्यूट हो जाओ। HC डिवाइडेड बाई E इंटू वी नॉट प्लस ऑफ योर वर्क फंक्शन, ठीक है ना। तो H की वैल्यू कितनी है बेटा? सब कुछ किसमें दे रखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। दिस वन इज आल्सो गिवन इन वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। वर्क फंक्शन कितना दे रखा है बेटा? वर्क फंक्शन इज गिवन हाउ मच इन द क्वेश्चन नंबर 12? वर्क फंक्शन इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? चलो चलो, सो वेव लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 इंटू सी की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू कितनी है बेटा? चार्ज इंटू योर पोटेंशियल 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं, प्लस वर्क फंक्शन इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लो, देख लो जो भी आंसर आ रहा है नियर बाय उसको कर लो बेसिकली, ठीक है ना। चलो आई एम लिविंग द कैलकुलेशन फॉर दैट वन फॉर यू, सो आप लोग प्लीज कर लो उसको एक बार। चलो नेक्स्ट वन देखो, 14th वन, the following table gives the values of the work function for in few photosensitive metals। वन में सोडियम है, वर्क फंक्शन है 1.92, पोटेशियम का 2.15 और मोलिब्डेनियम का 4.17। if each of these metals are exposed to the radiations of wavelength 300 nanometer, which of them will not emit your photoelectrons? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। molybdenum हाउ? सर 3 से ज्यादा नहीं रहना सर उसकी वैल्यू। या ईच ऑफ वेवलेंथ कितना है मेरे पास यहाँ पर? 300 नैनोमीटर है ना, 300 नैनोमीटर। तो हम लोग को एनर्जी निकालना है बेसिकली, तो इसकी एनर्जी कितनी आ रही है देखो बेटा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द वैल्यूज ऑफ द वर्क फंक्शन फॉर ए फोटोसेंसिटिव।
यानी इसके वर्क फंक्शंस कितने हैं? सोडियम के लिए 1.92 है, इसके लिए 2.1 है, और मोलिब्डेनियम के लिए 4.17 है। और मैं हम लोग को एनर्जी निकालना है, तो अब इसको देखो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन का फॉर्मूला क्या है बेटा? HC बाई और लैम्डा, isn't it? इसका वैल्यू कितना आ रहा है देखो बेटा, वेवलेंथ गिवन इज इन नैनोमीटर, सो इट इज 1240 डिवाइडेड बाई 300 नैनोमीटर्स। डायरेक्टली ले रहा हूँ इसे, ये और ये चले जाएगा, तो इट इज कितना आ रहा है देखो, 124 डिवाइडेड बाई 30। 4.1 ये कितना आ रहा? 4.1 4.13 133 4.13 देखो एग्जैक्टली yes sir 4.13 मतलब दिए से एनर्जी में कितना है मेरे पास, इससे भी कम हो रहा है ना बेटा, है कि नहीं? इसके पास कितना है? 4.17 है, अपने पास कितना आ रहा? 4.13 तो मोलिब्डेनम ही हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि सोडियम के लिए 1.92 है और इसके लिए 2.16 है, उससे तो भी ज्यादा है, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री हो सकता है, लेकिन मोलिब्डेनम में नहीं होगा। ठीक है, जी सर। चलो नेक्स्ट वन। For the photoelectric effect in sodium, the figure shows the plot of the cutoff voltage versus frequency of incident radiation. तो यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। The work function is equal to how much? फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? फ्रीक्वेंसी दे रखा है in 10 to the power of, ये कितना दे रखा है? 10 to the power of 14 हर्ट्ज, यानी ये 4 और 5 के बीच में है। तो 4 और 5 के बीच में है तो कितना लोगे? 4.5 लोगे ये। yes 4.5 इंटू 10 to the power of ये हो जाएगा 14। और यहाँ पर वोल्टेज कितना दे रखा है इसका देखो, 2.5 ये कितना है वैल्यू? दिस वन। तो पूछ क्या आ रहा है प्रॉब्लम में? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34। सो डायरेक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? 4.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14। 14 तो ये कितना आ रहा है देखो, 6.6 इंटू योर 4.5 इंटू ये हो गया 10 टू द पावर ऑफ -34 प्लस ऑफ योर 14। तो 6.6 इंटू 4.5 कितना आ रहा है देखो जल्दी से? 29.7 29.7 इंटू ये कितना हो रहा है? 10 टू द पावर ऑफ -34 प्लस 14 कितना आ रहा? -20 -20। यूनिट ऑफ दिस वन इज जॉल, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.97 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जॉल्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना? yes sir और जॉल्स में आंसर किस में दे रखा है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो जॉल विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 2.97 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू 1 जॉल मतलब कितना बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 बराबर। yes sir तो ये वाला चले गया 2.97 डिवाइडेड बाई 1.6, ये देगा अपने को आंसर। देखो कितना आ रहा? 1.85 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऑप्शन में हो। 1.85 यानी 1.86 लिख के आ सकता हूँ। ठीक है, yes sir yes sir चलो वेरी Yes, गुड। 16th वन देखो बेटा। If photoelectrons are to be emitted from a potassium surface with a speed of 60 into 10 to the power of 6 meter per second, what frequency of radiation must be used? Threshold frequency for potassium is 4.22 into 10 to the power of your 14 hertz and H value is given for us. Mass of electron is also given for us. कोई कर सकता है क्या? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है बेसिकली? फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी एमिटेड फ्रॉम द पोटेशियम सरफेस विद ए स्पीड ऑफ 6 into 10 to the power of 6 meter per second. What frequency of radiation must be used? वर्क फंक्शन लिखो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू योर हाफ इनटू m into your v square. So kinetic energy will be equal to your h into nu minus of your nu naught लिख सकता हूँ। So that is equal to your half into m into your v square. अपने को पूछ रहा है क्या? फ्रीक्वेंसी, यानी ये कितना बन जाएगा मेरे पास? अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी माइनस हो जाएगा h into nu minus of h into nu naught is equal to half into m into your v square.
तो ये इधर चले जाएगा, तो h इंटू न्यू इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर प्लस ऑफ योर h इंटू न्यू नॉट. So nu will be equal to how much beta? M into v square divided by 2 into your h plus h into nu naught divided by h. ये h चले जाएगा, तो frequency will become for me m into v square divided by 2 into your h plus of your threshold frequency. ठीक है ना? So this frequency will be equal to your half into mass of electron is given for me 9.1 into 10 to the power of minus 31 into velocity दे रखा है प्रॉब्लम में कितना 6 into 10 to the power of your 6 whole square डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट की तो वैल्यू मालूम है मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 into 10 to the power of minus 34 प्लस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना दे रखा है बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोटेशियम इज 4.22 into 10 to the power of 14. तो ये हो गया मेरे पास 4.22 into 10 to the power of 14. इसको कैलकुलेट कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर. फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होनी चाहिए? हर्ट्ज. सर वो ऊपर आप फॉर्मूला डिराइव किए थे नहीं? कहाँ सा? ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना बेटा. E is equals to your work function plus kinetic energy half mv हाँ square. सर वो लिख H into nu is equals to h into nu naught plus half into m into v square. तो ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला डिराइव्ड फॉर्मूला है फाइनली. ठीक है, वो याद रख ले तो बस ना सर. ये याद रखने की क्या जरूरत है बेटा? अपने कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद है तो ऑटोमेटिकली आ जाता है बेसिकली. ठीक है, पूरे फॉर्मुले देखो, आप लोग को सिर्फ 2-3 फॉर्मुलेस के पीछे पूरी कहानी चल रही है इसमें. समझ में आ रहा? और कैलकुलेशंस भी बड़े कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे ही कैलकुलेशन है. आपको थोड़ा टाइम लगा है तो 1 मिनट में निकलने के क्वेश्चन ही है पूरे वो बेसिकली. चलो नेक्स्ट वन वाला देखो जल्दी से. An X-ray tube produces a continuous spectrum of radiation with its shortest wavelength 0.66 angstrom. यानी वेवलेंथ दे रखा है 0.66 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू how much बेटा? 0.66 into 10 to the power of minus of your 10 meters. क्लियर है? और पूछा क्या प्रॉब्लम है उसने? What is the maximum energy of the photon in the radiation? Energy of your X-ray is given by the formula E max will be equal to your hc by your lambda minima. मिनिमम वेवलेंथ होनी चाहिए एक्सरेस को और एनर्जी मैक्सिमम रहेगी एक्सरेस की. Isn't it? This one is given in terms of what? Angstrom. अगर ये एंगस्ट्रॉम में है तो hc की वैल्यू मैं डायरेक्टली किसमें ले लूंगा बेटा? 12400 डिवाइडेड बाय 0.66 में ले लो. ये कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. देखो कितना आ रहा अप्रोक्सीमेटली. वन 18787. कितना आ रहा है बेटा? पावर्स में भी दिया. व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन रेडिएशन एमिटेड? 12400 डिवाइडेड बाय 0.66 एंगस्ट्रॉम्स. वन 1.87 into 10 power 4 आता सर. 1.7 in 87. अच्छा 1.87 87 into 10 power 4 10 पावर 4. यूनिट क्या होगी इसकी? जॉल्स होगी ना सर. कन्वर्ट करना पड़ता. इसकी यूनिट क्या होगी ये पहले बताओ मेरे को. जब ये एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं तो ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ना. हाँ, तो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. आंसर उसमें दिया क्या देखो? जॉल्स में दिया. जॉल्स में दिया तो हम लोग को करना क्या? या 1.87 into 10 to the power of 4 into charge of your this one is 1.6 into 10 to the power of minus 19 करना है. तो पावर कितना आ रहा है देखो? 10 to 19 में से 4 निकालो. 10 to the power of minus 15 आ गया. तो 1.8 ले लो into 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो. कितना आ रहा है देखो? 2.9. 2.9 into 10 to the power of minus 15. 2.9 है क्या देख लो? 2.9 10 to the power of minus 15 एक ही है. थर्ड ऑप्शन विल बी. फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि -14 है, ये -14 है, तो 10 to the power of minus 15 है. तो ओनली ऑप्शन आंसर इज फॉर मी थर्ड वन. क्लियर है? Yes sir. Monochromatic light of frequency 5 into 10 to the power of 14 hertz is being produced by a laser. The power emitted is 3.0 into 10 to the power of minus 3 watt. The number of photons emitted per second on an average by the
source will be equal to your how much? Monochromatic light of frequency दे रखा है, power emitted दे रखा है, number of photons पूछ रहा है. आंसर कोई ऑप्शन, कोई फॉर्मूला बताएगा? Power by energy. 18th one. Number of photons के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? N is equals to your power by energy. Energy is nothing but h into nu. H नहीं है. So this one is power कितना दे रखा है बेटा? What is the power is given for me? Power is given for me 3 into 10 to the power of minus 3. It is your 3 into 10 to the power of minus 3 divided by h की value 6.6 into 10 to the power of minus 34 into nu की value कितनी दे रखी है बेटा? 5 What is the into nu? 10 power minus 14. 14. 5 into 10 to the power of 14. Minus तो कर लोगे minus इसको? 14. minus 14 है. एक बार देखिए सर. 14 है. 14 है बेटा. 14 है. Okay. So this one is your plus 14. ठीक है, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 6.6 into 5 और पावर यहाँ पर 10 to the power of minus 3 है, ऊपर चले जाएगा तो 34 बन जाएगा, ये minus 14 बन जाएगा. तो इसको डिवाइड कर लो पहले, पावर का तो यहाँ पर खेल खत्म हो जाएगा सीधा सीधा. तो इसका कितना आ रहा है देखो, 10 to the power of minus 3 plus 34 minus 14 माइनस 17 माइनस से प्लस, ये कितना आ रहा? 17 आ रहा सर पावर. 17. 17 आ रहा. So it is 3 divided by 6.6 into 5 into 10 to the power of 17 हो गया ये. तो ये कितना आ रहा है देखो अप्रोक्सीमेटली? Nine into 10 power 5. 9 into 3 divided by 6.6. 6.6 बता 66 divided by 10 लिख सकता हूँ ना बेटा? तो 10 भी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर कितना आ रहा? 2.27. अरे बाबा कैसा रे? 3 divided by 6.6 into 0.9. 0.09 into 10 to the power of 17, यानी कितना बन जाएगा? 9 into 10 power 15. 10 power 15 photons per second. आया सभी को? Yes sir. ऑप्शन में है कहीं पर ये 9 into 10 to the power of 13 है, 12 है, 13 है. तो what will be the answer for this one? कुछ None भी of मैच the- नहीं हो रहा. 0.9 आ None. हाँ तो कितना आ रहा? 0.9 आ रहा. 3 divided by 6.6 into 5 बेटा. 0.09 ही आ रहा सर. 0.09. हाँ 0.09 मतलब 9 into 10 to the power of 15. ऑप्शन है कहीं पर 9 into 10 to the power of 9 फोटोन में नहीं है, तो none of the above must be the answer. ठीक है, Okay sir. चलो वेरी गुड. 19th वन देख लो. What is the longest wavelength of the incident radiation which will eject the photoelectrons from a metal surface whose work function is given for me as of your 3 electron volt? कर लोगे? मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा है. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या हो जाएगा बेटा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ energy. मतलब लैम्बडा मैक्स या h max will be equal to your hc divided by your work function. है कि नहीं? यस सर. Yes sir. तो वैल्यूज मालूम है आप लोगों को, इसको सिंप्लीफाई करके कर लो बेटा, मैं नहीं कर रहा उसको ज्यादा. नेक्स्ट वन देखो 20. If the speed of the photoelectrons is 10 to the power of 4 meter per second, what should be the frequency of incident radiation on the potassium metal? Work function of the potassium is given as 2.3 electron volt. एम्स में पूछा गया था 2000 में. एक बार ट्राई करो ये क्वेश्चन. If the speed of the photoelectrons is 10 to the power of 4, ये भी हम लोग ने करे इससे पहले ये मॉडल में, तो आप लोग इसको भी एक बार ट्राई कर लो. इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखना है इसको, बस ज्यादा कुछ नहीं है. क्वेश्चन नंबर 20 को energy is h nu is equals to kinetic energy of this one is half mv square plus of your work function. ठीक है, तो हम लोग को इसमें से फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो फ्रीक्वेंसी लिखना है तो कितना बन जाएगा? m into v square divided by 2 into h plus work function divided by your h. ठीक है, कर लोगे? यस सर. Yes Yes sir. sir. डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लो. उसके बाद क्या था? क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है यहाँ पर. The wavelength of the photon is 1.4 angstrom. It collides with an electron at the rest. Its wavelength after the collision is 2 angstroms. Calculate the energy of the scattered electron in this one. The wavelength of the photon is 1.4 angstroms बेटा.
It collides with an electron at the rest. Its wavelength after collision is becoming 2 electrons. So 2 angstroms. Calculate the energy of this scattered electron. तो 2 दे रखा है मेरे पास, तो इसको मैं काइनेटिक एनर्जी में लिख रहा हूँ. तो ये बन जाएगा energy is nothing but h into c divided by lambda is equals to h into c divided by lambda naught plus of your kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकाल रहा हूँ बाहर, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू योर, सो एच सी विल बी कॉमन राइट नाउ फॉर दिस वन. सो ये बन जाएगा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई योर लैम्डा नॉट. बताइए ना बेटा. Yes, sir. सो एच सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? से वन. वेवलेंथ किसमें दिया हुआ? एंगस्ट्रॉम्स में दे रखा है. Yes, sir. Armstrong. एंगस्ट्रॉम में दिया, तो ये लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली 12400 12400 डिवाइडेड बाई 1 बाई ये हो गया 1.4 माइनस ये हो जाएगा 1/2. तो आंसर किस में आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा एनर्जी. तो उसको अगर जॉल्स में है तो जॉल्स में कन्वर्ट कर लेना. बस ये थोड़ा ध्यान कर लो, बहुत काफी हो जाएगा. ठीक है ना. आंसर किस में दिया? देखो आंसर किस में दिया हुआ है? जॉल्स में दिया हुआ है. तो अपने को आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया तो क्या करना है? जो भी आंसर है उसको 1.6 से डिवाइड कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर. ठीक है ना. Yes, sir. कर लोगे? Yes, Yes, sir. चलो वेरी गुड. Okay, sir. 24 का आंसर क्या हो गया? 21 हो गया. Yes, sir. 21 is over. 21 का क्या आंसर आ जाएगा वो देख लो आप लोग. बेसिकली द डी ब्रोगली वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, नेचर ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, शेप ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, नन ऑफ द अबव. Change. चेंज Change नहीं हो, of चार्ज. material particle. चेंज नहीं होता बेटा, वो चार्ज होना Charge. चाहिए. ये चार्ज होना चाहिए. नेचर Yes, sir. दिस शुड बी इक्वल टू चार्ज. Charge of material particle. हाँ. सो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू h by m into v. Yes, sir. Yes, sir. Isn't it? De Broglie wavelength is nothing but how much Fermi? Lambda is equals to h by m into v. वो M मास पे into डिपेंड V. करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज. चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा. नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करेगा. शेप ऑफ द मटेरियल ऑफ द पार्टिकल एंड नन ऑफ योर अबव. तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन बेटा? None of None of these. these. None of this will be the answer. Yes, Choose sir. the wrong statement. De Broglie Okay. waves are associated with the material particle only when they are in motion. De Broglie waves are also known as matter waves. De Broglie waves are electromagnetic in nature. De Broglie wavelength are large moving particles is very small. जल्दी से बोलो. Matter waves. Choose the wrong statement बोला है. Option C. D. Option D, sir. De Broglie wavelength are of large moving particles is very small. D should be answer. That's true. De Broglie wavelength का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h by m into v. Yes, sir. Isn't it? अगर वेवलेंथ लार्ज है, isn't it? Particle small Wavelength है of the de Broglie wavelength is large, moving particle is very small बोल रहा. small, yes. अगर ये लार्ज है तो इसका मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा. एनीथिंग हाँ। डिवाइडेड बाय स्मॉल विल बिकम फॉर मी जीरो. वेरी स्मॉल नहीं हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल जीरो हो जाएगा. तो ये भी करेक्ट हो जाएगा. डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए लार्ज पार्टिकल इज वेरी स्मॉल. तो ये भी करेक्ट हो जाएगा. डी ब्रोगली वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑफ योर मैटर वेव. दिस इज आल्सो करेक्ट. डी ब्रोगली वेव्स आर एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स ओनली व्हेन दे आर इन मोशन. This is also correct. De Broglie waves can be electromagnetic in nature. They cannot be electromagnetic in nature because electromagnetic nature के लिए radiation होना जरूरी है. जब वो कहेगा accelerated होगा तो it should be producing the radiation. Only electromagnetic waves are associated with your accelerated charge particles. De Broglie waves cannot be an electromagnetic in nature because electromagnetic nature or electromagnetic particles beta. De Broglie wavelengths are not accelerated charge particles. मटेरियल पे कैसा डिपेंड करेंगे? कहां पर मेटेरियल दिया हुआ है बताओ? option De Broglie waves are associated with material particles बोल रहा है, not material. Material of the particle यानी lambda is equals to h by m into v. Mass of electron, mass of proton, Yes, mass of sir. neutron पे डिपेंड कर रहा है कि Yes, नहीं पड़ sir. रहा है? Yes. Isn't it? So only when they are in motion part of relation. So first one is correct, second one is correct, Third fourth one one is is wrong. correct, and third one is your wrong for that one. Okay. 24 देख लो बेटा जल्दी से. What is the momentum of the electron if their wavelength is 2 angstroms? Given h value is given, mass is given. जल्दी से बताओ. एम्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है. H is equal to 6.626.
momentum of the electron if their wavelength is 2 angstroms. Wavelength is given as of your 2 angstroms. कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 20 24. मोमेंटम का फॉर्मूला P is equals to h by lambda. H की वैल्यू 6.6 into 10 to the power of minus 34 divided by wavelength 2 angstrom यानी 2 into 10 to the power of minus 10. तो देखो पावर पहले कितना आ रहा है बेसिकली 3.3 into 10 to the 3.3 power into 10 to the minus 24. 3.3 into 10 to the power of minus 24 kg meter per second. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो 25. देखो आप लोग को भी कराने का मतलब एक ही है कि आप लोग भी पेन पेपर लेके करते रहना, फिर आप सेकंड टाइम आप रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। आप जितना भी आप ड्यूअल नेचर 2 दिन में पढ़ो ना वही फुल स्टॉप है, उसके बाद फिर आपका कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ जाता और बर्डन बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा? तो जितना भी आप ड्यूअल नेचर में कर सकते हैं आज रात में ही खत्म कर लेना, उसके बाद सिर्फ रिवीजन में डालते रहना, फिर बैठ के आप कर लेते बैठोगे ना तो क्लैरिटी नहीं आती। ये कन्वर्शन के छोटे छोटे चीजें आप लोग को करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना? सर एक इसमें बार मैंने आपका 150 प्लान प्रॉब्लम्स डाले हैं। मतलब डेली हम एक चैप्टर करने वाले हैं क्या? नहीं, एक दिन एक चैप्टर, दूसरे दिन उसका वर्किंग स्कोरिंग चैप्टर्स के तक, पहले स्कोरिंग चैप्टर के तक, यानी अब ये 12 मार्क का वेटेज है ना बेटा, 12 से लेके 16 मार्क्स का वेटेज है, तो इसको मैं कम से कम एक 4 दिन या 5 दिन या एक हफ्ते का टाइम देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दिन में पढ़ा लूंगा, आप लोग करोगे नहीं, फिर नेक्स्ट डे का नेक्स्ट चैप्टर बर्डन हो जाएगा। तो अगर आप एक चैप्टर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो फॉर्मुलेस पूरे हो जाने के बाद उसके बाद थोड़े 50 प्रॉब्लम्स उसमें करेंगे एक दिन में। एक दिन में क्या करेंगे हम लोग, पूरे रिवीजन करेंगे और 50 प्रॉब्लम्स करेंगे। नेक्स्ट दिन वही टॉपिक पे फिर अच्छे खासे प्रॉब्लम्स हम लोग रिवीजन करेंगे, सो दैट अपनी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है सर। अपने को कितना याद आ रहा, अपने को कितना रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो हम लोग को देख लेना है। यानी स्कोरिंग के चैप्टर के तक विल बी ट्राइंग टू डू इट फॉर 2 days। अगर कोई चैप्टर बहुत छोटा है जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, तो अगर वो एक दिन में हो जा रहा है तो एक दिन में खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो अब कल जो बड़े चैप्टर है जहाँ पर कैलकुलेशन है, कल इसका कंटिन्यूटी होगा, इसका बाद का चैप्टर क्या होगा, एटम्स हो जाएगा। तो एटम्स का पूरा थियरी कल हम लोग कर हम लोग नहीं, अब कल ड्यूअल क्यों करो, कल एटम्स पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी निकालना, प्लैंक्स कांस्टेंट्स वो वाला करेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालना वो वाला करेंगे हम लोग कल, और इसके ऊपर एक 50 प्रॉब्लम्स करेंगे और नेक्स्ट डे उस पे एक वर्किंग कर लेंगे, ठीक है ना? और ये 2 दिन का आपका जब टाइम आ रहा ना तो इसके अंदर आपको PYQs भी कर लेना है। देखो मैं अपने के साथ मेरा टाइम दे दो, अब ये चैप्टर के अगर PYQs हो गए तो अच्छी बात है। अगर मैं आपको आज अब 150 प्रॉब्लम दे रहा हूँ, मैं 50 करता हूँ, 100 क्वेश्चंस अगर आप ले लिए तो रोज एक 10-20 क्वेश्चंस जब भी ले लिया, फजर के टाइम उठे, चलो भाई मुझे आज 20 क्वेश्चंस ड्यूअल नेचर में खत्म कर लेना, तो एक हफ्ते में आप ड्यूअल नेचर के पूरे 150 प्रॉब्लम्स खत्म कर लेते। पूरी बनी बनाई मटेरियल आपके पास रह जाएगी रिवीजन में, मैंने एक पास, तो उसको नेक्स्ट टाइम रिवीजन में करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर डेली 9:30 के बाद ही रहेगा क्लास? मैं एक्चुअली बहुत थका हुआ हूँ बेटा, एक्चुअली सडनली मेरे को क्लास शाइन में भी थी, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर सर मिस हो गए थे एक हफ्ते के लिए लीव, तो मेरे को आफ्टरनून में भी वहाँ जाना पड़ा, फिर घर आने के बाद कॉलेज के भी स्टडी अवर थी और पेरेंट्स मीटिंग थी आज, तो बहुत ज्यादा थक गया था। लेने का इरादा नहीं था, लेकिन अब फिर भी बच्चे इतना टेक्स्ट कर रहे थे, उसलिए बोला ठीक है, अब 1-2 बच्चे जो भी रेगुलरली आ रहे हैं उन लोग के लिए तो भी लेना इंपॉर्टेंट है ना बेटा, इसलिए अब चले आ गया बेसिकली। हाँ, तो मैं इवनिंग में इंशाल्लाह ले लेता हूँ बेटा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा 1-2 दिन मेरे को टाइम लगेगा, वंस 1-2 दिन के बाद मैं आप लोग को टाइम सेट फाइनल कर देता हूँ। बेसिकली थोड़ा मेरे को 2-3 दिन टाइम दो, उसके बाद मैं सेट कर दूंगा। मॉडर्न फिजिक्स के तक थोड़ा आप लोग फ्लक्चुएट रहेंगे, जैसे ही मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा उसके बाद मैं एक टाइमिंग फिक्स कर लूंगा बेसिकली, ठीक है? तो सर कल आप एटम्स एक्सप्लेन करने वाले हैं या फिर हम लोग खुद पढ़ लेके रेडी रहना? कौन सा बेटा? एटम्स। जैसा मैंने कल आप लोग को ड्यूअल नेचर पढ़ाया, पूरा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया उसमें? नहीं सर, पूरा का पूरा कराया मैंने आप लोग को, एवरीथिंग मैं हैव बीन इंक्लूडेड, और 50 प्रॉब्लम भी कराया। अगर जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक है तो वो करके वो 50 प्रॉब्लम भी अगर 4 बार कर लिए ना तो भी काफी है बेसिकली। अब आज जो हम लोग कर रहे हैं ना तो इससे हम लोग का स्पीड बढ़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा माइंड में कैलकुलेशंस आते रहते, चलो भाई इसका कैलकुलेशन ऐसा हो रहा, ये कन्वर्शन ऐसा हो रहा, वो करते रहे तो अपने को आदत होते रहती। आना अलग बात है, हाँ मेरे को आता अलग बात है, वो एग्जामिनेशन हॉल में छोटे छोटे क्वेश्चन अगर कल के दिन नहीं कर पाके परेशानी हो जाती, जैसे थोड़े क्वेश्चंस हो रहे हैं, थियरी क्वेश्चंस हो रहा है, अगर भाई लकी अगर हम लोग को आ गया ऐसे वाले क्वेश्चंस आ गए तो फिर अपने को प्रॉफिट में ही रहेंगे ना बेटा। अब मैं 150 प्रॉब्लम दे रहा हूँ इसमें, अब 50-60 प्रॉब्लम जितने मेरे से अभी होते वो मैं कर दूंगा, बाकी क्या प्रॉब्लम्स आप लोग बैठ के कर लो बेसिकली, ठीक है? ठीक है ना? एक चैप्टर तो मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में पूरा, और उसके साथ एक 50 प्रॉब्लम तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा,
उसके बाद जो है, sir. वर्किंग है ना, वर्किंग आप लोग के स्पीड के लिए है बेसिकली। मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना कराऊंगा, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स नहीं बनाई मेरे से तो वो आप लोग को कर लेना अपने आप से। ठीक है, Okay, sir. जो भी डाउट्स है उसमें मुझसे डाउट्स क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है sir. ठीक है ना। चलो Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 25 देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन एसोसिएटेड विद ए रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10 to the power of ईवर, ये कितना है 13 हर्ट्ज। गिवन h वैल्यू 6.6 × 10 to the power of -34 जूल सेकंड एंड c वैल्यू इज 3 × 10 to the power of 8 मीटर पर सेकंड। चलो जल्दी कोई करके बताओ इसका आंसर, देखते हैं कितने जने करेंगे। जल्दी करो। 25 मोमेंटम ऑफ फोटोन पूछ रहा है, मोमेंटम ऑफ योर फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन मतलब क्या बेटा? मोमेंटम ऑफ फोटोन इज p इज इक्वल्स टू योर h by your लैम्डा, है कि नहीं? सो दैट इज इक्वल्स टू योर h into न्यू डिवाइडेड by c, लैम्डा की वैल्यू। सो h की वैल्यू मेरे पास है 6.6 into 10 to the power of -34 into ये हो गया 5 into 10 to the power of your 13 डिवाइडेड by वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power of 8। तो ये बन गया मेरे पास 6.6 into 5 डिवाइडेड by 3 into पावर देख लो पहले 10 to the power of -34, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर +13 और ये हो गया -8। तो पावर आ गई तो क्या रहता मालूम है? नियर बाय आंसर हम लोग चेक कर सकते हैं कि बहुत नजदीक है बहुत 29 दूर आ है। रहा पावर पावर कितना आ -29 रहा? 10 पावर कितना आ रहा? -29 -29। तो यहाँ पर 6.6 है बेटा। 6.6 मतलब कितना? Option D, sir. 66। ऑप्शन डी 11 5.5 D कितना आ sir रहा? 1.1 Option D, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। 1.1 into 10 to the power of कितना आ रहा? -28. -28। चलो वेरी गुड, 10 to the power of -28। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी? Kilogram मोमेंटम है meter. या, सो इट विल बी योर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि मोमेंटम है ना बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का तो मीटर पर सेकंड, मास का केजी पर डेफिनेशन। क्लियर है? सर 5 कितना गया? चलो Yes, sir. 26। The equivalent wavelength of a moving electron has the same value as that of your photon having energy of 6 × 10 to the power of -17 joules. What is the momentum of your electron? Momentum Sir? of an electron, हाँ बेटा 25th वाला समझ नहीं आया sir. क्या समझ में नहीं आया ब्रो? मोमेंटम पूछा है ना बेटा उसने। मोमेंटम इज इक्वल्स h by न्यू। वी नो द फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी न्यू इनटू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? v की वैल्यू क्या हो जाएगी? c by your न्यू। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर डालिए c by your न्यू। लैम्डा की h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power of -34, फ्रीक्वेंसी 5 into 10 to the power of 13, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 to the power of 8। ठीक है, 5 कितना गया सर? 1 into 5 26 बेटा। The equivalent wavelength of a moving electron has the same value as that of your photon having energy of 6 into 10 to the power of -17 joules. What is the momentum of the electron? Momentum will be equal to, in terms of energy, E by C. Formulas याद रहना बेटा, in terms of energy momentum is E by C. Energy कितना दे रखा है? 6 into 10 power 6 into 10 power -17 by velocity of light is 3 into 10 to the power of 8। हो गई बात। 2 into 3 ones are 2 3 into 10 twos to are the power of -26 2 into 10 to the power of -20 6 5. 5 है ना 5 sir kg मीटर पर सेकंड। देखो कितना आंसर था, कितना टाइम लगा। क्वेश्चन देखने के लिए भयंकर है, देख रहे हो 26 इतना बंदा है, क्या कैलकुलेशन है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर कितने में आ गया? 1 स्टेप में आ गया। डायरेक्टली एनर्जी दे दी हम लोग। हाँ ठीक है ना। चलो 27 electron is revolving around the nucleus with a constant speed of 2.5 into 10 to the power of 18 meter per second.
What is the de Broglie wavelength सर associated with it? 26 वाला ऑप्शन मैच नहीं हो रहा सर। हाँ सर 24 है, -24 है इसमें। अपने को कितना आया? -25। -25 है बट ऑप्शन में -24 है। तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? देखो अपना कुछ नहीं है ना, पावर बराबर है सर, -25 है तो। -25 ही है। 26 -25 है ना बेटा? बट 2 into -25 है सर को, वहाँ पे 2 3 into into 10 to the power of -25. कुछ गड़बड़ है इसमें। अपना सही है सर। अपना ही सही है शायद, मेरे ख्याल से 2 होना चाहिए, इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है चलो। Okay, next one देखो 27. An electron is revolving around the nucleus with a constant speed of 2.5 into 10 to the power of 18 meter per second. What is the de Broglie wavelength associated with it? So de Broglie wavelength अगर लिख रहे हैं हम लोग तो lambda is equals to h by mv, है कि नहीं? तो क्या क्या दिया रखा है प्रॉब्लम में? देखो अपने पास इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद अ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड दे रखा है 2.5 into 10 to the power of 8. व्हाट इज द de Broglie wavelength? तो इलेक्ट्रॉन का मास भी मालूम है अपने को, h की वैल्यू भी मालूम है। h की वैल्यू कितनी है? 6.6 into 10 to the power of -34 है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 9.1 into 10 to the power of -31. स्पीड इज गिवन एज 2.5 into 10 to the power of 8. तो इसको पहले लिख लेते हैं 6.6 डिवाइडेड बाय 9.8 into योर 1/2.5। तो पावर देखो 10 to the power of -34 + 31 - 8। पहले पावर को सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो एक टेंशन हट जाता अपने। -11 सो 10 to the power of माइनस पक्का आपके भरोसे लिख ले रहा हूँ -11। अब इसका वैल्यू देख लो जल्दी से, कितना आ रहा? 0.29। 0.29 देख लो, आई डोंट 10 नो, to the power of -11. Yes sir. into 10 to the power of -11। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2.9 में लिख लूँ, 2.9 into 10 to the power of -10 आ जाएगा ये। यस सर। 10 आ रहा, 11 12 आ रहा। 2.9 into 10 to the power of -10। हाँ 10 सर, 10 10 ही है ना? हाँ सर। यस सर। तो आंसर किस में दे रखा है? पाइकोमीटर में दे रखा है। 1 पाइको इज हाउ मच? 10 to the power of -9. 10 to the power of -9 -9 -12 सर, 12 आता ना। -12 आ रहा है। यस सर, -12 आ रहा। पिकोमीटर आ जाओ। 2.9 है, 0 पॉइंट, तो ये कितना आ रहा? 2.9 into 10 to the power of -12 मीटर्स में ना। यस तो ये सर, बन जाएगा 2.9 पाइकोमीटर्स और पिकोमीटर्स। ठीक है यस सर। चलो 28 देखो। व्हाट इज द de Broglie wavelength ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इसका फॉर्मूला बताओ, कैलकुलेशन आप लोग कर लो जल्दी से। wavelength in terms of kinetic energy, lambda is equals to h by under root of your 2m into your kinetic energy। kinetic energy इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो इसको 1.6 में लिख लेना, कर लोगे ना? यस सर। चलो नेक्स्ट वन 29। For what kinetic energy of a proton will the associated de Broglie wavelength will be 16.5 nanometer? Mass of the proton is given for me and wavelength is also Planck's constant is also given for me. So what is asking this? For what kinetic energy of the proton will the associated de Broglie wavelength will be 16.5 nanometer? Okay, wavelength दे रखा है and we is asking the kinetic energy. de Broglie wavelength is given for me. बताओ क्या हो जाएगा जल्दी से, अच्छा वाला क्वेश्चन दिख रहा है मेरे कुछ। सेम क्या फॉर्मूला फॉर्मूला? क्या एनर्जी दे रखा है? हाँ काइनेटिक एनर्जी सेम फॉर्मूला ना? लैम्बडा इज इक्वल्स टू योर h by this will become for me, yeah, this will become for me h by under root of your 2m into your k. Sir, everything is given, you can write it out. ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट वन इज 30।
30 कहाँ गया? Yeah. What is the potential? What potential difference must be applied in an electron microscope to get a de Broglie wavelength of 0.41 angstrom? What 12.8 potential difference must be applied for an electron? Electron volt का potential में मैंने आप लोग को formula बताया था, isn't it? lambda is So equal to lambda 12. value is equals to Work function by 12.3 divided by root of Root. your V, Yes. isn't it? In terms of your Yes, angstrom. So wavelength given कितना 0.41, that is equals to 12.3 divided by under root of your V. तो ये बन जाएगा under root of your V is equals to 12.3 divided by 0.41. ठीक है, तो V will be equal to how much? 12.3 divided by 0.41 to the power of your 1/2. कितना आ रहा देखो? सर पावर स्क्वायर नहीं आता, स्क्वायर कैसे आता है बेटा? स्क्वायर रूट है ना? स्क्वायर आएगा, रूट sorry. अगर इधर हाँ, साइड स्क्वायर रूट है, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा, सॉरी. So 12.3 divided by 0.41. Third. 30 square, sir. 40 स्क्वायर आ रहा. 30. 30 स्क्वायर 12.3 divided by 0.41 है ना बेटा? हाँ सर, बराबर 30 आ रहा. 30 आता सर. 30 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 30 into 30, 100. that will be equal to 900 volt. 300 है ऑप्शन है? 900 हाँ, बराबर 900 volt. चलो नेक्स्ट वन आप लोग बोलना है आंसर किसी हाल में भी. The variation of energy of the photon with the wavelength is represented by. D. क्या होगा? Inversely proportional. तो कौन सा ग्राफ होगा? D option sir And D D है? hyperbola. Okay, very good. Because energy का फॉर्मूला क्या? E is equals to Hc by hc lambda. by lambda. E is equals to Energy your and lambda inversely proportional. hc by Inverse. lambda. So energy is inversely proportional to lambda. तो rectangular hyperbola आएगा. Fourth option will be the answer. Clear है? यस सर. चलो 32 का भी बोल दो आंसर. De Broglie wavelength varies with the velocity v of a material particle is how much? De Broglie wavelength. अगर इस चैप्टर के आपको और डेप्थ में जाना है तो इनवर्सली इस प्रोपोर्शनल. हाँ बेटा, D आता ना. लैम्डा इज इक्वल टू h by m. lambda is equals to h by H m by into v. mv. So lambda is inversely proportional to velocity. It also represents me rectangular hyperbola. D will be the answer. Very good. Yes. Which among the following photon is the most energetic? Red, yellow, violet, green. एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है तो अच्छा वाला क्वेश्चन है. Violet. Why? Violet is having Least why? highest frequency and least wavelength. Highest. Very good. So Highest answer is nothing but energy. for me violet. E is Yes. equals to your h into nu. Isn't it? Yes sir. Isn't it? What is the frequency of your violet beta? 380 nanometer or 300 nanometer. Isn't it? So what will be highest for your violet particle lesion? Chalo. 34. What happens to the wavelength of a photon after it collides with an electron? Might be What decreases. happens to the wavelength of a photon after it collides with an electron? एक photon ने electron से collide किया. Collide करने के बाद photon अपनी energy lose करेगा. Energy lose करेगा तो wavelength क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. E is बढ़ equals जाएगी. to hc by lambda. Lambda. Energy decreases, wavelength increases. तो ये आंसर हो जाएगा. Clear है? Yes. Yes sir. चलो. 4 metals P, Q, R, S as having the work function. Last time भी करे थे हम लोग, नहीं? Yes sir. तो ये आप लोग चॉइस कर लो. Then 36. ये try to do it as an homework. 36. Out of the microwaves, ultraviolet rays and infrared rays, which radiation will be most effective for emission of electron from the metallic surface? Microwaves, ultraviolet rays, infrared rays, all will be equally effective. IR rays. हाँ. Micro. Highest frequency किसको रहेगी बेटा? UV rays के लिए ना बेटा. UV rays are most effective for photosensitive metals. Infrared radiations will not visible. Visible range में ही photoelectronic emission होते हैं ना बेटा. So Yes, UV rays are the most effective for photoelectric emission because they are having the highest frequency and hence most energetic भी हो जाएंगे वो. Okay. Isn't it? So what is the answer I can write for is? Ultraviolet rays. Ultraviolet rays particle relation. Clear है सभी को?
Yes. Yes, sir. चलो, why? E is equals to h into nu. Frequency ज्यादा तो इसकी energy भी ज्यादा. हाँ. 37. Work function of aluminum is 4.2 electron volt. If two photons each of mass 2.8 electron volt are incident on the surface, will the emission of electron will take place or not? Each of energy. Work function of the aluminum कितना दे रखा है? 4.2. 4.2 electron If volt. two photons each of energy 2.8 electron volts are incident on its surface. वर्क फंक्शन से ज्यादा है एनर्जी. कम है. कम है ना? No emission of कम है. electrons. Take place. So will the emission of the electron will take place or not? No emission. No, it will not take. So why it will be not Because work possible? function से कम energy apply हो रही है. So very good. What will be the answer? Yes. No emission of electron will be possible. S होगा. Nothing can be decided. So what is the answer? C. C. ठीक है? Yes. Sir. चलो. Does each incident photon essentially eject an electron? No. Isn't it? No, because electron may observe the electrons in some cases. So photons में जो energy आ रही कभी-कभी electron observe कर लेगा वो. Isn't it? Like K capture वगैरह पढ़ेंगे हम लोग X-rays में. Attempts में मैं पढ़ाऊंगा उसका. K capture वगैरह होता है, खुद का electron खा लेना हो जाता है कभी-कभी. तो इसमें absorption हो जाता है. So due to each incident, photons essentially ejects an electron. Answer is no. तो क्या answer होगा? No. It may or may not eject an electron. No, it is not possible. S under some consideration. S under all circumstances. Option D. और may not. क्या लिखोगे? Option D. Option D. May or may not. Under some condition. Essentially पूछा है ना बेटा? Wording पढ़ो आप लोग. Does each incident photon essentially eject an electron? मतलब no, it is not at all possible. It may or may not कब लिखते हैं अगर आप उसने essential नहीं दिया होता तो? Essential बोल रहा है तो obviously नहीं होगा. C must be the answer. No, it is not at all essentially possible. ठीक है? Okay. चलो 39. What is the effect of the velocity on the photoelectron if the wavelength of the incident light is decreased? Independent ना sir. कैसा इंडिपेंडेंट है बेटा बताओ? Increases, sir. Increases the proportion. कैसा 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 बोलो? Lambda is equals to h by mv. अगर से velocity decrease हो रहा तो lambda increase. हाँ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ. काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू योर hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन लिखोगे ना? Yes, sir. यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? Vmax square is inversely proportional to wavelength. Yes. यानी Vmax is right now proportional to how much for me? 1 by lambda only ना? ठीक है ना? तो wavelength of incident light अगर decrease हो रही है तो velocity of the photoelectrons increase होगा. So what is the Yes. answer? Increases. चलो next one का आंसर बताओ जल्दी. The variation of the maximum kinetic energy of the electrons emitted and the work function of the metal is represented by B. which graph? Variation of maximum kinetic energy of electrons emitted with the work function. Kinetic energy versus work function का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से. Kinetic energy will be equal to your h into mu minus of work function. Yes. So larger the work function of the metal, lesser will be the maximum kinetic energy. जैसे जैसे वर्क फंक्शन ज्यादा रहेगा kinetic energy क्या हो जाएगी? कम होगी. कम हो जाएगी. तो कौन सा Yes. ऑप्शन आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो ये तो जैसे जैसे वर्क फंक्शन इंक्रीज हो रहा है kinetic energy भी इंक्रीज हो रही. Isn't it? So for large Option work B. function of the metal, lesser maximum kinetic energy होना चाहिए. So large wavelength के लिए kinetic energy will be maximum. तो क्या ऑप्शन लिखूंगा मैं? Option D. Option D. Very good. Next one, 41. When a monochromatic yellow colored light beam is incident on a given photosensitive surface, photoelectrons are not ejected. While with the same surface gives the photoelectrons when exposed to the green colored monochromatic beam. The emission of electrons will not occur if some of the photosensitive surface is exposed to how much? When a monochromatic yellow colored light beam is incident on a given photosensitive surface, Red colored monochromatic light. red color monochromatic Red light. color. Why? Because with larger your lesser light- frequency and larger wavelength. Very good. Red light has a lower frequency than beta yellow light. It cannot eject the electrons from the photosensitive metal surfaces.
So what is the Yes. best option I can write for this one, beta? Red A. colored and monochromatic light. Reason देख लो, red color has lower frequency than yellow light, beta. Violet light has a higher frequency than the green, so it can eject the electron from the photosensitive surface. Red light will be having lower frequency than the yellow light, so it cannot eject the electron from the photosensitive surface. Is it clear? Yes, sir. Sir. Chalo, very good. 42. What inference was being drawn by the Davison and Gramus experiment regarding the nature of electrons? ये NCERT में से इसका compulsory graphs पढ़ो बेटा एक बार. इसका ग्राफ और एंगल्स दे रखा है, एक बार एनसीईआरटी निकाल के कंपलसरी करो. डेविसन एंड ग्रेमर एक्सपेरिमेंट. What interference was being drawn from the Davison and Gramus experiment regarding the nature of electrons? It confirms the existence of electron waves. It confirms the negligible mass of the electrons. It confirms the negative charge of the electron. None of the above. Davison and Gramus experiment क्या के लिए यूज करते हैं बेटा? Wave nature of Yeah, it is the wave nature of electrons. Existence of your wave nature of your electrons. So what is the option I can write? A. A. Chalo, very good. Next one. The de Broglie wavelength of a particle of kinetic energy k is lambda. What should be the wavelength of the particle if its kinetic energy is k by 4? बोलना आंसर आप लोग जल्दी. K/4. बेटा म्यूट कर लो, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा. क्या होगा? Wavelength in terms of energy का फॉर्मूला बताओ. Lambda is equals to h by under root of your 2m into your 2m kinetic energy. When kinetic energy is k by 4, यानी lambda dash is equals to h by under root of your 2m into kinetic energy is k by 4. तो ये कितना बन जाएगा? This will become for me 2h divided by under root of 2m into your k. यानी this will become for me 2 times of lambda. Third option. ठीक है? Yes. The frequency of the incident radiation is greater than the threshold frequency in a photocell. How will the stopping potential vary if the frequency is increased, keeping the other factors constant? Agar frequency is greater than threshold frequency, beta, stopping potential will be directly proportional to your frequency. So stopping potential will increase when the frequency is also increased. क्योंकि stopping potential का formula क्या है? E into your V naught. है कि नहीं? Yes, sir. तो frequency is greater than threshold बोल रहा है. Frequency is greater than of your threshold. If for the frequency greater than of threshold frequency, stopping potential will be directly proportional to frequency. अगर stopping potential increase हो रही है, तो इसकी frequency क्या हो जाएगी? घट जाएगी. Isn't it? So what is the answer right now? So how will the stopping potential vary if the frequency is increased? अगर frequency आप increase कर रहे हो, it will be decreasing. So what is an answer? It B. decreases. ठीक है? Yes, sir. सर फिर से बोलो सर. ये Stopping potential doesn't depend on frequency. हाँ वही देख रहा हूँ मैं, कुछ देखना है. एक मिनट ठहरो. It depends. Frequency of incident radiation मतलब energy E is equals to h into nu plus stopping potential is E into V naught. Stopping potential is directly proportional to frequency बेटा. अगर stopping potential increase हुआ तो frequency भी आपका increase होगा, क्योंकि frequency is greater than threshold frequency बोल रहा है. Isn't it? तो ही अपने को फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होंगे. तो जब पोटेंशियल इंक्रीज होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी. तो इसका ऑप्शन होगा ये. अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका इंक्रीज होना चाहिए बेसिकली. ठीक है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बेटा. चलो 45. The stopping potential in an experiment on photoelectric effect is 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted? चलो जल्दी से बोलो. 2.4 into 10 power minus 19 joules. भाई तक करेक्ट बोल दिए जल्दी से. पहले आया क्या? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ. काइनेटिक एनर्जी इज E into V naught. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 1.6 into 10 to the power of minus 19 into stopping potential. स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 1.5 volts. सो इसको आंसर कर लो. ठीक है? So it is 2.4 into 10 to the power of minus 19 आ जाएगा. चलो. The maximum kinetic energy of the photoelectrons is 3 electron volts. What is the stopping potential? 3 volts, sir. 3 volts. Very good. Minus. Yeah, kinetic energy K max will be equal to E into V naught, na?
तो पूछ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ई, और ई चले जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 वोल्ट. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और बाकी के क्वेश्चंस भी आप लोग एक बार ट्राई करो बेटा, 1-2 दिन के अंदर खत्म करने की कोशिश करो. मैक्सिमम आएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो एक दिन हम लोग डॉट्स क्लैरिफिकेशन के लिए रख लेके ड्यूअल नेचर को खत्म करेंगे. क्वेश्चन नंबर 69 इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको 1 से 2 बार एक बार कर लो आप. अगर आजकल में खत्म कर लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि रिवीजन ही आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को. अगर टाइम निकाल के 1-2 घंटा कर लोगे ना तो मैक्सिमम बाकी के भी प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे बेसिकली. ठीक है? जी सर. कल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद योर एटम्स बेटा. कल का एटम्स हम लोग शुरू करेंगे. कल इवनिंग में क्लास पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे जरा बाहर जाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर क्लास करूंगा तो क्या पता नहीं कल का क्या हाल होगा. आज नाइट ही टेक्स्ट करूंगा बेटा, मोस्ट प्रोबेबली हुआ तो अर्ली मॉर्निंग्स में ही कर लूंगा कल 6 to 7 Yes, o'clock. सर लेकिन आज रात में ही इन्फॉर्म कर दीजिए. हाँ आज रात में इन्फॉर्म करता हूँ, आधे घंटे के अंदर इन्फॉर्म करे तो मैं आपको. थैंक यू सर. जज़ाकल्लाह. जरा ड्यूअल नेचर खत्म करो बेटा प्लीज.